वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन की सेना के बीच आज फिर बातचीत हो सकती है और बातचीत को लेकर मुद्दों पर हालांकि तस्वीर साफ नहीं है। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है। दोनों तरफ से 1000 सैनिक जमे हुए हैं। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से झड़प की कोई खबर नहीं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच आज बातचीत मुमकिन है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। गौरव, क्या डिटेल्स इस पर और है? कहा यह जा रहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के कमांडर पेट्रोल पॉइंट 14 पर या फिर वहां पर चुशूल में बॉर्डर पेट्रोल मीटिंग में आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है और प्रयास यह है कि इस तनाव को कम किया जा सके। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो। तनाव कैसे कम किया जाए, इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से यह कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच, और चीन को पीछे हटने की जरूरत है। तभी भारत और चीन के बीच बातचीत और आगे बढ़ सकती है, वरना तनाव और बढ़ेगा। चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि चीन केवल अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और जो घुसपैठ हुई है चीन के मुताबिक वो भारत की तरफ से हो रही है। तो अब आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर बातचीत होगी। यह बातचीत न केवल सैन्य स्तर पर हो रही है बल्कि सूत्रों के मुताबिक डिप्लोमैटिक, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। मीनाक्षी और नेहा, प्रयास यही किया जा रहा है कि गलवान घाटी से लेकर पेंगोंगसो और उत्तर में डेप्सांग से लेकर दक्षिण में डेमचोक तक तनाव को कम किया जा सके। गौरव, इस बात की कितनी संभावना है कि ये बातचीत भी बेनतीजा निकलेगी, क्योंकि चीन लगातार साक्ष्यों को, सबूतों को छुपाता रहा है, कभी भी चीजें साफ तौर पर चीन ने कही नहीं है। ऐसे में जब बातचीत के स्तर पर आप पहुंचते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं, जाहिर तौर पर एक पारदर्शिता की जरूरत होती है। नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन पारदर्शिता बिल्कुल नहीं दिखाता है। इससे पहले तो अगर आप ये देखें कि चीन और भारत के कमांडर्स जब आपस में बात कर रहे थे तो बातचीत हो रही थी डी एस्केलेशन पर, और चीन चोरी छिपे अपने और सिपाहियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लाने का प्रयास कर रहा था और ला भी रहा था। तो चीन का जो दोमुहापन है वो पिछली बार की बातचीत में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, और इसीलिए भारत को इस समय और कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि चीन बातचीत का बहाना करता है और अपने और सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ले आता है। ऐसा हमने 6 जून की बातचीत के समय भी देखा। इसीलिए इस बार भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। चीन में भी कहा यह जा रहा है बहुत तनाव है इस समय, क्योंकि उनके 40 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। चीन में भी ये प्रश्न अब उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार यहाँ कर क्या रही है और क्यों कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चीन से जारी तनातनी के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान आया है। जी कृष्ण रेड्डी ने कहा है कि केंद्र ने चीन से निपटने के लिए सेना को पूरी आजादी दे दी है। चीन से निपटने के लिए सरकार और सेना ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हुई बातचीत में एलएसी पर जवानों को हथियार चलाने की छूट दे दी गई है। किसी भी जवान की जान खतरे में हो तो आखिरी उपाय के तौर पर वो फायरिंग कर सकता है। अभी तक संधि के मुताबिक एलएसी पर हथियार चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन गलवान में चीन के धोखे के बाद अब सेना हथियार चलाने से नहीं चूकेगी। फील्ड कमांडर को यह इजाजत दे दी गई है कि वो हालात के मुताबिक हथियार उठाने का फैसला भी ले सकते हैं, और ऐसे वक्त में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने सेना को 500 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। राजनाथ सिंह की बैठक में कहा गया कि ग्राउंड जीरो पर सेना को हालात के मुताबिक फैसला लेने की छूट है। और अब देश भर में कोरोना के ताजा आंकड़े आपको दिखा देते हैं। देश भर में अब कुल मामले बढ़कर 4,25,282 तक पहुंच गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,37,196 है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 13,699 तक पहुंच गया है। वहीं अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कुल मामले आए हैं 14,821। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 9,445। वहीं मौत का आंकड़ा 445।
तो न समझौते की परवाह होगी, न संधियों का ख्याल रखा जाएगा। अगर गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो हमारे जवान सीधे गोलियां चलाएंगे। सरकार ने सेना को खुली छूट दी है। कह दिया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो सेना गोलियां दागने को आजाद है। मिराज 2000 तैयार, सुखोई 30S तैयार, अपाचे हेलीकॉप्टर तैयार, शिनूक चॉपर तैयार, सीमा पर आर्मी तैयार, समंदर में नेवी तैयार। सीमा पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। गलवान में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई, हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो सेना बेहिचक गोलियां चलाए। अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं। फील्ड कमांडर जवानों को फायरिंग करने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन इन समझौतों को चीन हमेशा तोड़ता रहा। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो सरहद पर सेना अलर्ट है, तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को दबोचने की पूरी तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हुए। वहां चीन को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश होगी। विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भी चीन को सख्त संदेश दिया जाएगा। ये तस्वीरें इतिहास को फिर से पिरोने की है। मॉस्को में भव्य परेड का आयोजन है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत का जश्न हो रहा है।
75वीं सालगिरह पर सैन्य परेड की तैयारी है और इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। इस जश्न में मेहमान बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक 75 सदस्यीय दल भी रूसी दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। इस सैन्य प्रदर्शन का एक हिस्सेदार चीन भी होगा। चीन की सैन्य टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी, लेकिन परेड के बाद मेहमानों की भेंट मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा तो चीन को चित करने की कूटनीति भी चली जाएगी। राजनाथ सिंह तमाम मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन चीन से दूरी रहेगी। संदेश साफ है, सरहद पर शैतानी और बातचीत साथ नहीं चलेगी। Russian ambassador in Delhi wished him all the very best for a lovely visit. Russia will want to know everything from him what happened in the Galvan Heights. राजनाथ रूस में होंगे तो दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वर्चुअल मीटिंग भी होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे और चीन की तरफ से उसके विदेश मंत्री वांग यी। दोनों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर फोन पर बात हो चुकी है। वैसे आरआईसी की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन गलवान का मुद्दा उठा तो भारत चीन के साथ 2 टूक बात करेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। एलएसी पर तनाव जारी है तो वहीं दिल्ली में भी इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सवालों के तीर दागे। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नसीहत दी कि चीन को लेकर सोच समझकर ही कोई बयान दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के फौरन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आशा है पीएम विनम्रता से बात मानेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी के चीन को लेकर दिए इस बयान पर अभी सियासी घमासान थमा नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लंबा बयान जारी कर सवालों की बौछार कर दी। मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे चीन को फायदा हो जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। मनमोहन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 20 शहीदों का हवाला दिया और कहा कि सरकार सैनिकों की कुर्बानी पर खरा उतरे। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू और हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भूगोलीय अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को घेरा था। चीन ने सीमा में घुसपैठ की है, उसके बाद ही तो स्टेटस क्वो एंटी की बात आती है। उसी के बाद ही जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में चीनी आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और मौके की स्थिति, उसमें कंट्राडिक्शन है और प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से सामने आकर उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जो जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल जमीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। आप सुबह से शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे भैया, एक सामान्य सा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप सामान्य सा जो है शिष्टाचार हो, तो इस तरह की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है वो आज तक देश के जो संस्कृति है और देश का जो सियासी इतिहास है उसमें ये नहीं देखा गया है। उनके ट्वीट पर ऐसी सियासी जंग छिड़ी कि बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें कूद पड़े। तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं,
अब सुरों के भी नेता हैं, यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। एलएसी पर चीन से तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी, पॉलिटिकल पारा आसमान पर है। विपक्ष रोज सवालों का पुलिंदा खोल रहा है, रोज सरकार से सफाई मांग रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।